हेलो एवरीवन। टुडे जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस। यहाँ पर हम अब टेंस को सीखेंगे। जैसा कि हम पहले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि हमें टेंस को आगे पढ़ना है और हमने पहले टेंस की पहचान पढ़ी थी। अब टेंस को यहाँ पर हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में 4 टेंस बनते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब क्योंकि हम इसे ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ हमारे लिए सच में बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम पढ़ते हैं तो इसकी पहचान देखिए। पहचान है इसके कार्य करता है, कार्य करते हैं, कार्य करती है और कार्य करता हूँ। कुछ लोग इसे हिंदी में ये भी पढ़ते हैं कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि शब्द आएंगे तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा अलग तरीके से कहूँगा। यहाँ पर कार्य करता है का मतलब है जब वाक्य का कार्य सब्जेक्ट द्वारा किया जाता है, सब्जेक्ट उस काम को करता है तभी तो वो टेंस बनेगा। अगर सब्जेक्ट उस काम को करेगा ही नहीं तो वो टेंस का वाक्य बनता ही नहीं। तो इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है। देखिए, जैसे हम खेलते हैं, बच्चा सोता है, वह बातें करती है, मैं स्कूल जाता हूँ, ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उदाहरण हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊँ तो इस टेंस का प्रयोग उन कार्यों को बताने के लिए किया जाता है जो सब्जेक्ट द्वारा रूटीन में, मतलब उसके दिनचर्या में, उसके रोज़मर्रा के जीवन में किए जाते हैं। देखिए, इस टेंस के प्रयोग की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन की स्पेलिंग बहुत बच्चे गलत करते हैं। मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं, मैंने पहले भी क्लियर किया था। तो ये बनेगी डेफिनेशन की स्पेलिंग। कुछ लोग इसे डेफिनेशन बना देते हैं, इस आई की जगह कुछ लोग ए लगा देते हैं जो कि गलत है। तो हमें यहाँ पर डेफिनेशन ही रखना है इसे। देखिए, ये वो टेंस है जो अलग अलग हैबिट्स के बारे में बताएगा, हमारी आदतों के बारे में बताएगा, यूनिवर्सल ट्रुथ जो बात सार्वभौमिक सत्य है उसके बारे में बताएगा, साइंटिफिक फैक्ट वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में, मैथमेटिकल फैक्ट गणितीय तथ्यों के बारे में, रेगुलर एक्शंस जो काम हम रूटीन में करते हैं उन सब के बारे में, हैबिट जैसे कि मैं नहाता हूँ, खाता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, खेलता हूँ, पढ़ता हूँ, ये सब मेरी हैबिट्स हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। साइंटिफिक फैक्ट, पानी 100 डिग्री पर उबल जाता है, 0 डिग्री पर जम जाता है। मैथमेटिकल फैक्ट, 2 और 2 4 होते हैं। रेगुलर एक्शन जो काम हम हर रोज़ करते हैं, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ। उसके बाद देखिए इर्रेगुलर एक्शन जो काम हम कभी कभी करते हैं, किसी चीज़ की हमें कीमत बतानी हो, मैं मामा जी के यहाँ कभी कभी जाता हूँ। कीमत, सेब इतने रुपए किलो बिकता है, सेब 20 रुपये किलो बिकता है, कि सेब 100 रुपये किलो बिकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारी की सारी पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इसको ध्यान से समझिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट ये आधार है हमारी आगे ट्रांसलेशन के लिए, ग्रामर के लिए, हर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये हमारा आधार है। इसका जो फॉर्मूला है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। अब ये चीज़ ज़रूरी है समझना कि कहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और कहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का प्रयोग होगा। तो देखिए, ये चीज़ डिपेंड करेगी वाक्य के सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, दीज, दोज या कोई भी नाम प्लूरल है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और अगर ही, शी, इट, दिस, दैट कोई भी नाउन अकेला है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का प्रयोग करेंगे। इस चीज़ को हमें समझना ज़रूरी है। देखो, जैसे आई के साथ हमने क्या लगाया, गो, लेकिन माई ब्रदर, ब्रदर कितने हैं, एक, वैसे तो ही में काउंट होता है तो इसे आई के हिसाब से मत गिनिएगा, इसे गिनिए ब्रदर के हिसाब से। तो माई ब्रदर, ब्रदर एक है तो इसलिए गोज़, और माई ब्रदर्स, ब्रदर ज़्यादा हैं तो इसलिए गो। इसी प्रकार यू के साथ गो, यूअर अंकल, अंकल यूअर अंकल में अंकल कितने हैं, एक, तो गोज़, और अंकल्स में अंकल कितने हैं, ज़्यादा, तो इसलिए गो। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अब उससे भी इम्पॉर्टेंट बात है इसका स्ट्रक्चर। देखिए, अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर इसका ये है, सबसे पहले आएगा वाक्य में सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव वाक्य में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है,
नो हेल्पिंग वर्ब। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। अब एक वाक्य देखिए, हम खेलते हैं। इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? हम। वर्ब क्या है? खेलना। ऑब्जेक्ट दे ही नहीं रखा, तो वाक्य क्या बना? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, वी प्ले। हम चाय पीते हैं। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? हम। वर्ब क्या है? पीना। ऑब्जेक्ट क्या है? चाय, तो वी ड्रिंक टी। या फिर ड्रिंक की जगह हम लोग टेक का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से कहता हूँ, अफर्मेटिव वाक्य में सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस का प्रयोग होगा, और वो डिपेंड करेगा पूरी तरह कि वाक्य का सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें हम एस और ई एस का प्रयोग करेंगे, और अगर प्लूरल है तो उसमें हम सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे थर्ड पर्सन के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे है नेगेटिव। अब नेगेटिव वाक्य में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, और यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। देखो क्या है? डू, और दूसरी ओर क्या है? डज। अब डू कहाँ लगेगा? वही बात, डज में क्या लगा हुआ है? एस और ई एस। तो ही है, शी है, इट है, दिस है, दैट है। कोई भी नाम अकेला है तो डज का प्रयोग करना है। इसके अलावा आई है, वी है, यू है, दे है, दीज है, दोज है। कोई भी नाउन प्लूरल है तो उसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। एक बात और याद रखना कि डू और डज के बाद अगर वाक्य में डू और डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए हैं तो उनके बाद केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। केवल क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमेशा जब भी डू डज का प्रयोग करोगे तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एस और एस नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म भी नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेले आएगी। एग्जाम्पल देखो, राम खाना नहीं खाता है। सब्जेक्ट क्या है? राम। वर्ब क्या है? खाना। ऑब्जेक्ट क्या है? खाना मतलब कि भोजन। तो राम यूं का यूं, डज डिपेंड किस पे किया? राम पे। राम अकेला है इसलिए डज। नॉट, ईट या टेक, जैसे कि मैं पहले ही बताया था, ईट और टेक में से आप कुछ भी लगा सकते हो, तो टेक फूड। इंटेरोगेटिव वाक्य में जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाती है, तो डू डज उठ के आगे आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या तुम सच बोलते हो? तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू। तो यू के मुताबिक क्या लगा? डू। तो डू यू स्पीक ट्रुथ, और फिर क्वेश्चन मार्क, क्या तुम खाना खाते हो? डू यू ईट फूड। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में देखिए, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। यहाँ पर नॉट का स्थान रहेगा तीसरा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। क्या तुम अपनी पढ़ाई नहीं करते हो? तो डू यू का यू आ गया, यू के मुताबिक ही डू लगा है, नॉट डू योर स्टडीज़। अब यहाँ पर ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है अपना। अपना वर्ड ना वाक्य में बहुत जगह आता है। मैं अपने भाई से मिलता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना खाना खाता हूँ, मैं अपनी चाय पीता हूँ। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आगे, इसमें आगे आ गया अपना। अब आय का अपना क्या है? माय। अगर वाक्य का सब्जेक्ट आय है तो अपना होगा माय। वाक्य का सब्जेक्ट यू है तो अपना होगा योर। वाक्य का सब्जेक्ट वी है तो अपना होगा आवर। वाक्य का सब्जेक्ट ही है तो हिज, शी है तो हर, इट है तो इट्स, दे है तो देयर। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं आगे। WH इंटेरोगेटिव में सबसे पहले WH, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यह सेंटेंस आ गया, वे कहाँ रहते हैं। सबसे पहले कहाँ मतलब वेयर, उसके बाद वे, दे है इसलिए डू, उसके बाद रहना, तो वेयर डू दे लिव। इस चीज़ को हम समझते हैं आगे। फिर आ गया WH नेगेटिव इंटेरोगेटिव। सबसे पहले क्या आएगा? WH, उसके बाद डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर नॉट का स्थान चौथा हो जाता है। WH वाक्यों में नॉट का स्थान चौथा, अदरवाइज तीसरा रहता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तुम रोज़ मंदिर क्यों नहीं जाते हो? तो सब्जेक्ट क्या हुआ? WH क्या हुआ? वाई। सब्जेक्ट क्या हुआ? तुम। वर्ब क्या हुआ? गो। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? टेम्पल। अदर वर्ड क्या हुए? रोज़ाना। तो इस तरह से इसे हम कन्वर्ट करते हैं। WH आ गया वाई, डू डज में से डू लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट
यू है हमारा। उसके बाद नॉट, फिर गो टू टेम्पल डेली। तो इस तरह से हमें वाक्य ट्रांसलेट करने हैं। देखो हम टेंस को पढ़ रहे हैं, टेंस को हम मुख्य रूप से दो भागों में पढ़ते हैं, एक ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्योंकि ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसे सिर्फ हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख रहे हैं। ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत सारी बातें हैं जो हम ग्रामर की जब क्लास लेंगे तो उसमें सीखेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आपके दिमाग में आता है तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, और आपकी जो एक्सरसाइज है वो भी आपको व्हाट्सएप पे डाल दी जाएगी। तो अब यहाँ पर आपको एक्सरसाइज करनी है, इस चीज़ को समझना है, अच्छे से करना है। मैं फिर कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से कीजिएगा।